एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th एंड 12th दोनों की जर्नी ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। सभी चैप्टर्स मैंने डिटेल में लिए हैं और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, एंड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस उसी सीक्वेंस से चल रहा है। आप अपना टेक्स्ट बुक लेके चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज हम लोग पार्ट नंबर 5 अपलोड करने वाले हैं। बच्चों, ऑलरेडी इसके 4 पार्ट अवेलेबल है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बहुत लिंक है और अगर नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे आपको वापस एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी। तो बच्चों, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाघ एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे एंड नोट्स भी हम लोग धीरे धीरे अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग इसको डाउनलोड ज़रूर करके रखें, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ में PYQs वगैरह भी अपलोड करने वाली हूँ। अभी देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सके तो हेडफोन लगा के बैठे बच्चों और नोटबुक एंड पेन लेके बैठे। अपनी खुद की नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर किसी को नोट्स नहीं बनानी तो वो भी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। लेकिन जितना हो सके उतनी खुद की नोट्स बनाओ बच्चों। खुद की नोट्स हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड होती है ना, क्योंकि उसके साथ साथ हम अपना ब्रेन, अपना हाथ, अपनी आंखें सभी एक्टिव होती है, तो बातें ज़्यादा स्टोर होती है ना। ऐसे मुझे लगता है, मैं तो खुद की नोट्स बनाती हूँ तभी मुझे अच्छे से टॉपिक समझ में आता है। तो आप भी वैसे ही करो, खुद की नोट्स बनाओ, मैं बोलूँगी उससे आपको और टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है। देखो बच्चों, हम लोगों ने स्टडी किया कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होती है। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू F डिवाइड बाय Q, है ना। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, इसकी ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। मतलब किसी भी चार्ज का उसका खुद का स्ट्रेंथ, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। मान लो +Q चार्ज मैंने यहाँ पे रखा है एंड यहाँ पे -Q चार्ज रखा है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। डायरेक्शन आप लोग हमेशा ऐसे दिखाओगे, पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। तो बच्चों ऐसे मतलब ऐसे ऑब्जर्व किया गया, नॉट देखा नहीं गया, बस ऑब्जर्व किया गया, फील किया गया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस किसी ने भी आज तक देखी नहीं है, बस इमेजिन की है। तो एक इमेजिनरी लाइन से, जिसका मतलब इमेजिनरी कर्व हम लोग बोल सकते हैं। मान लो यहाँ से एक ऐसा कर्व इमेजिन किया हम लोगों ने, जो कहाँ से कहाँ रहेगा, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज। और यहाँ अगर मैं कोई भी पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस, टेंजेंट पता है सबको, कर्व के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन, कर्व के ऊपर जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की गई, तो वो टेंजेंट हमें क्या दिखाती है, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे ये किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो ऐसे बहुत सारी लाइंस इमेजिन की गई ऐसे। तो ये जो लाइंस है, इन्हीं लाइंस को, इन्हीं कर्व्स को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। क्या है, देखो डेफिनेशन, an electric lines of force, an imaginary curve drawn in a such a way that electric lines of force on imaginary curve, ये imaginary curve है, इसके ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जो कि such a way that the tangent at any given point on this curve gives the direction of electric field as that point। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो हमें क्या शो करता है,
डायरेक्शन शो करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है बच्चों। तो आगे जाके आगे के सभी टॉपिक्स में हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखना है, तो सब लोग बहुत अच्छे से इसको लर्न करेंगे, डेफिनेशन अच्छे से लर्न करना है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब अ लाइन, इट इज एन इमेजिनरी कर्व drawn in a such a way that the tangent at any given point shows the direction of electric lines of force। उसकी डायरेक्शन शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अभी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सिंपल है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। वही आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है एंड टर्मिनेट कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे, एंड कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, द लाइंस ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर एज इट विल मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट। देखो ये जो दो लाइन है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मान लो ऐसी लाइन है, तो यहाँ से यहाँ पे देखते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ से निकलने वाली जो लाइन्स है, ये लाइन्स कभी भी एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या शो कर रही है, डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि एट अ सिंगल पॉइंट, इसको दो डायरेक्शन है, यहाँ पे तो तीन हो गई, 1 2 3, एट अ सिंगल पॉइंट इसको तीन तीन डायरेक्शन है। ये पॉसिबल है क्या? इट वुड मीन दैट एट अ सिंगल पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इट इज नॉट पॉसिबल, ये उसका मीनिंग होता है। इसीलिए दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये हमारी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड देखो क्या है, द लाइन्स ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। ये लाइन्स नॉर्मली मतलब क्या, जो परपेंडिकुलर होता है कंडक्टर, एक सेकेंड, मान लो ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर से ये ऐसे नॉर्मली लीव करेगी, ऐसे नॉर्मली लीव एंड टर्मिनेट करेगी, मतलब परपेंडिकुलर, कभी ऐसे जाती हुई नहीं आपको दिखाई देगी, हमेशा ऐसी परपेंडिकुलर ही रहेगी। ओके, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ देखो क्या है, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो बट दे पास थ्रू अ इंसुलेटर। बच्चों इसका रीजन है ना, मैं आपको 12th में नहीं तो बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको। देखो ये कभी भी कंडक्टर में से पास नहीं करती बच्चों। ये जो लाइंस होती है ना, मान लो कंडक्टर मैंने लिया, तो कंडक्टर के अंदर भी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे चार्ज होता है ना, कंडक्टर है तो इसके अंदर चार्जेस रहेंगे। तो होगा क्या, देखो यहाँ मैंने पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट की एंड निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही है, तो होगा क्या बच्चों, यहाँ से जब इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेंगे तो यहाँ पे अंदर का जो चार्ज है वो कुछ खुद को ऐसे अरेंज कर लेगा। मतलब क्या होगा, निगेटिव चार्ज जो है वो खुद को यहाँ अरेंज करेगा, पॉजिटिव यहाँ से रिपेल होगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है, तो निगेटिव चार्ज खुद को यहाँ अरेंज करेगा एंड पॉजिटिव चार्ज खुद को यहाँ अरेंज करेगा। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ से बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव टू निगेटिव इस डायरेक्शन में, लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पे 0 है। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में हमें बोला जाता है कि कभी भी कार में बैठना चाहिए, पेड़ के नीचे मत खड़े रहो, कार के अंदर बैठो। तो कार के अंदर क्या है, कार एक मेटल है, एक कंडक्टर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो कार के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो हमें शॉक नहीं लगेगा। जब थंडरस्टॉर्म होती है लाइटनिंग के दिनों में तो हमें शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, क्योंकि वहाँ के चार्जेस खुद को अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं, उसकी वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0।
सेम यहाँ पे देखो निगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी मीनाक्षी मैम उल्टा कर दिया आपने, है ना, पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। अंदर की साइड में लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। बच्चों ये आपको याद रखना है। समझ में आया सबको? तो ये हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था, उसके थर्ड ने फोर्थ था। अब फिफ्थ देखो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मतलब क्या, देखो यहाँ पे देखो कितनी लाइंस पास कर रही है, उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। मान लो मैंने इतना एरिया लिया, इतना सा एरिया लिया, इस एरिया में से इतनी लाइंस पास कर रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइंस पास कर रही है। अब मैंने उतना ही एरिया लिया, लेकिन इसमें से लाइंस कितनी पास कर रही है, बस इतनी पास कर रही है। तो ये नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया में से कितनी पास कर रही है बच्चों, ये हमें क्या शो करता है, इट शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमें शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पर्टिकुलर एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही है, वो हमें शो करता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा लाइंस उसमें से पास करेगी उतना ज़्यादा एरिया स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर इंटेंसिटी इज लार्ज। जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ क्राउडेड रहेगी, और वाइडली सेपरेटेड जहाँ इंटेंसिटी स्मॉल है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज स्मॉल। एंड 8th वन क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर आर इक्वली स्पेस्ड। इसके है ना बच्चों, मैं आपको डायग्राम्स ही दिखा देती हूँ। जहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पे फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था इसके पहले लेक्चर में, मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया है। तो जहाँ यूनिफॉर्म फील्ड है वहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को पैरेलल रहेगी एंड इक्वली स्पेस्ड रहेगी। लेकिन जहाँ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तो कहीं पे क्राउडेड है, कहीं पे वाइडली सेपरेटेड है, ऐसे हमें लाइंस ऑफ फोर्स मिलती है। तो बच्चों ये कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें से कौन सी भी 4 अगर आपने लर्न करके रखी, आपको एग्जाम में पूछी गई तो आपको इजीली लिखते आएगा, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, उसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बाद देखो बच्चों, अभी यहाँ पे कुछ डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए हैं। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, 2 निगेटिव चार्ज हो गए, कंडक्टर होगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी रहेगी। क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में दिया होता है और बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, निगेटिव पे एंड होती है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, आगे जाके 11th 12th दोनों ईयर में हमें इसको यूज़ करना है। तो लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स कैसी रहेगी बच्चों, आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव से वो बाहर निकलती है एंड निगेटिव के अंदर जाती है। तो यहाँ से वो बाहर निकलेगी, मतलब कुछ ऐसे, यहाँ से भी बाहर निकलेगी, यहाँ से भी बाहर निकलेगी, ऐसे वो उसका एरो जो है वो बाहर की डायरेक्शन में रहेगा, है ना। सेम निगेटिव के लिए, निगेटिव का उल्टा है, देखो निगेटिव की तरफ एरो है, ऐसे एरो जाना चाहिए अंदर की तरफ, क्योंकि निगेटिव में इनवर्ड है एंड पॉजिटिव में आउटवर्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर, कंडक्टर में ये टर्मिनेट करती है। लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, एक मिनट है बच्चों, यहाँ टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ ड्यू टू अपोजिट चार्जेस होना चाहिए। ये नेक्स्ट पॉइंट में है, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ड्यू टू अपोजिट चार्जेस मतलब अगर एक पॉजिटिव है एंड एक निगेटिव है तो उसकी वजह से ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड होगी। ये पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, जैसे हमारा मैग्नेट होता है ना, कुछ इसी तरह पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इनका डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू सिमिलर चार्जेस क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे लाइंस ऐसी रिपेल करेगी, इससे भी लाइंस ऐसी रिपेल करेगी। सिमिलरली ये निगेटिव चार्ज है, इसकी बस इसकी डायरेक्शन देखो कहाँ है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, बाकी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही है, ये सिमिलर चार्जेस की वजह से।
सिमिलरली ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंडक्टर के अंदर मैंने आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर जीरो होती है बच्चों। इसको तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं 12th में, ठीक है। अभी फिलहाल बस इतना याद रखो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको लगता है कंडक्टर करंट पास करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट बच्चों कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखो एक पॉइंट चार्ज हमने लिया है, इससे लाइंस पास हो रही है, बहुत सारी लाइंस पास हो रही है। तो मुझे बताओ चलो, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंटेंसिटी ज़्यादा है कि बी पे ज़्यादा है? देखो ए से कितनी लाइंस पास करी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ 1 2 3 4 5। तो बच्चों 5 लाइंस पास करी बी में, मतलब ए की जो इंटेंसिटी है, ए की इंटेंसिटी ज़्यादा है, बी की इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर एट पॉइंट A and less at point B. More lines cross the area at A and less the area at B. तो बच्चों ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई भी ड्राइंग आपको पूछा जा सकता है, दो सेम चार्जेस की वजह से कैसी लाइंस बनेगी, अपोजिट चार्जेस की वजह से कैसी लाइंस बनेगी, कंडक्टर के अंदर कैसी लाइंस बनेगी। तो इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट निकालें एंड उसको अच्छे से कॉपी करें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, तो सब लोग है ना बहुत कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी तक का जो टॉपिक था बच्चों वो मतलब है बट बेसिक है, ये तो आपको बचपन से आप लोग स्टडी करते आ रहे, तो ये आपको पता ही, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट लिया। बट आगे का जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ दैट इज़ न्यू फॉर यू, आपके लिए बहुत नया टॉपिक है वो, एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बहुत अच्छे से सुनेंगे। लेकिन उसके पहले एक स्टार वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज का सवाल बहुत ही आसान है, आप लोग इसको आंसर करोगे। चलो जल्दी से आंसर करना है सब लोगों ने। इफ टू लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट व्हाट डज इट मीन? ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर एक पॉइंट, टू लाइन्स ऑफ फोर्स एक पॉइंट पे क्रॉस इंटरसेक्ट करिए, इसका मतलब दैट पॉइंट इज हैविंग टू डायरेक्शंस, मतलब वहाँ की जो लाइन है उसको दो डायरेक्शन है, तो ये उसका आंसर रहेगा। इफ टू लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ऑफ वन पॉइंट इट वुड मीन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शंस एट अ सिंगल पॉइंट। आंसर आप लिखोगे दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड has two directions at a single point. ओके, अब बात करते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है? देखो इसको हम लोग डिनोट करेंगे थ्रू आउट द 11th 12th, इसको हम लोग डिनोट करेंगे फाई से, इसको कहा जाता है फाई। तो फाई मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? देखो मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की बहुत सारी लाइन्स ली, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, बहुत सारी लाइन्स, ठीक है। एंड इसी लाइंस के बीच में मैंने एक एरिया कंसीडर किया, मान लो मैंने इतना सा एरिया यहाँ पे कंसीडर किया, इतना सा एरिया मैंने कंसीडर किया, ठीक है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो इस एरिया में से कितनी लाइंस पास करी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस पास करी है। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया में से पास करती है पर यूनिट एरिया, कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करती है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन है इसकी, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग है ना आगे का, वो ठीक से समझना है आपको। डेफिनेशन देखो क्या है, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स passing through a cross-sectional area,
sectional area called as electric lines of force. ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस of force, number of lines of force divide by area. ओके, हाँ, अब देखो बच्चों, ये फ्लक्स कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फाई. फ्लक्स कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, आप ऑब्जर्व करो ठीक से. मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एरिया थोड़ा बढ़ा दिया. मान लो ये एरिया मैंने इतना बड़ा कर दिया एरिया. अब अगर मैंने एरिया इंक्रीज किया बच्चों, तो अभी कितनी लाइंस पास करी है, पहले बस 7 लाइंस पास करी थी, अभी सभी लाइंस इसके अंदर से पास हो रही है. इसका मतलब यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं, इफ एरिया इंक्रीजेस, लाइंस इंक्रीजेस मतलब फ्लक्स इंक्रीजेस. इफ एरिया इंक्रीजेस, flux also increases. Similarly, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो मान लो मैंने एरिया इतना ही रखा, ये जो एरिया है ना मैंने इतना ही रखा, एंड यहाँ पे मैंने फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी. बच्चों फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ लाइंस अगर ज्यादा पास हो रही है, क्राउडेड है, तो फील्ड स्ट्रांग है. इसका मतलब मैंने फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाई, इसका मतलब लाइंस बढ़ गई. तो ये देखो, दिस इज 1 2 3 4 5 6, अब डबल हो गई बच्चों. देखो इतने ही एरिया में 7 लाइंस थी, अब 7 की डबल हो गई, 14 लाइंस बन गई मान लो. तो इसका मतलब ये ई बार मैंने बढ़ा दिया. इफ ई बार इंक्रीजेस देन flux also increases. E bar increases, flux also increases. ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर. अभी तक टॉपिक खत्म नहीं हुआ बच्चों. अब इसी का यूज करके हमें फॉर्मूला डिराइव करना है. तो फॉर्मूला देखो क्या बनता है इसका, इसके लिए हम लोग ये डायग्राम देखेंगे. अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एरिया लिया, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, एरिया है. इस एरिया को मैंने, देखो ठीक से ऑब्जर्व करना है, इमेजिन करना है बच्चों. मान लो ये लाइंस ऐसे पास कर रही है, सभी लाइंस ऐसे पास कर रही है, इस एरिया को मैंने ऐसे रखा है. अब इस एरिया का वेक्टर हम लोग लेने वाले हैं. यहाँ पे अगर आपको एरिया का एंगल पूछा जाए तो यहाँ एरिया वेक्टर लेना है. एरिया वेक्टर मतलब क्या बच्चों, आपको छाता पता है, छाता मान लो ये छाता है और ये छाते की डंडी है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस छाते को. मान लो इस एरिया को मैं ऐसे घुमा दूं तो डंडी ऐसे घूमेगी, एरिया को मैं ऐसे घुमा दूं तो डंडी ऐसे घूमेगी, एरिया को हम ऐसे घुमाएंगे तो डंडी ऐसे घूमेगी. मतलब जैसे हम एरिया को घुमा रहे उसका वेक्टर भी घूम रहा है. तो ये छाते की डंडी मतलब एरिया की डंडी मतलब एरिया का वेक्टर है. ये क्या है, एरिया का वेक्टर है, ये याद रखना है. तो जब मैं आपको बोलूं एरिया पैरेलल टू द लाइंस, मतलब क्या बच्चों कि ये छाता है, ये छाते की डंडी इसको पैरेलल है, लेकिन एरिया ऐसा है, ऐसे उसका मीनिंग है. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये छाता है, ये छाते की डंडी है, लेकिन एरिया ऐसा है. ठीक है, एरिया पैरेलल टू द, मतलब ये आप लोग ऐसे इमेजिन करो, उसका वेक्टर ऐसे रहेगा. अब मैं इसको धीरे धीरे ऐसे घुमाऊं तो देखो वेक्टर चेंज हो रहा है. इसका मतलब क्या बच्चों, पहले सभी लाइंस इसके अंदर से पास हो रही थी. अब क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो इसमें से नीचे वाली जो कुछ लाइंस है वो इसके अंदर से पास नहीं होगी. अभी पहले ऐसे था तो सभी लाइंस इजीली पास कर रही थी, बट मैंने इसको है ना ऐसे घुमा दिया तो इसमें से सभी लाइंस पास नहीं होगी. फिर और घुमाया और फिर कुछ लाइंस पास नहीं होगी, और घुमाया, फिर मैंने इसको ऐसे रख दिया. अब इसमें से तो कोई भी लाइन पास नहीं हो रही, इसको इसके ऊपर से नीचे से निकल जा रही है.
ओके, तो अगर मैं इसको एरिया को ऐसे रखती हूँ, मतलब इसका वेक्टर अगर लाइंस को परपेंडिकुलर है, लाइन ऐसी जा रही है, वेक्टर ऐसा रखा, तो इसमें से एक भी लाइन पास नहीं कर रही है, मतलब यहाँ जीरो फ्लक्स हमें मिलेगा, जीरो फ्लक्स। जब मैंने इसको ऐसे रखा, एरिया पैरेलल रखा, मतलब ये रनी इसको पैरेलल है, तो सभी लाइंस फ्लक्स मैक्सिमम है इसके अंदर से पास हो रहा, बट अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो कुछ भी इसमें से पास नहीं हो रहा है। तो वही हमें अभी यहाँ पे स्टडी करना है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो अपना एरिया है उसका वेक्टर ये लिया हमने, जैसे मैंने आपको छाते की डंडी बताई वैसे ये छाते की डंडी है, छाते का रॉड है, और ये हमारी लाइंस यहाँ से पास हो रही है। देखो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा जितना एंगल बन रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ बच्चों, अब देखो मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे ये क्या है, इट इज डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स, पहला तो एरिया और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ एरिया कुछ एंगल में टिल्ट हो गया, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एरिया कुछ एंगल में टिल्ट हो गया है। तो अब मैं इस एरिया के है ना दो वेक्टर्स बनाती हूँ बच्चों। देखो दो कंपोनेंट्स आपको याद है जो हमने मैथमेटिकल मेथड्स में मैंने आपको पढ़ाया था, कंपोनेंट्स कैसे याद रखने हैं, जो थीटा की साइड में होता है उसको हम कॉस थीटा लेते हैं, उसका परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा की साइड में जो है उसको मैं बता रही हूँ अभी, इस थीटा की साइड में ये वाला कंपोनेंट जो है एस का थीटा की साइड का कंपोनेंट है एस कॉस थीटा, ठीक है, एंड यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ये वाला बनेगा एस साइन थीटा। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो लाइंस पास करने के लिए ये वाला कंपोनेंट कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई लाइन पास ही नहीं कर रही है। पास कौन सी डायरेक्शन में कर रही है, ये वाली, ई बार की डायरेक्शन में कौन है, एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे एस कॉस थीटा हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक एरिया कंसीडर किया है, उस एरिया को हमने कुछ एंगल में रखा है। लेट अस कंसीडर area S which is kept at an angle theta with the electric field. Okay. Now second point. Then flux passing through the area S is क्या होगा बच्चों, phi is equal to E बार इंटू, मैंने क्या बोला आपको कि वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, E के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड S cos थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी E इंटू S cos थीटा। तो बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये किसका प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, अगर मैं A बार क्रॉस B बार लेती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा, है ना, एंड अगर मैं A बार डॉट B बार लेती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ए बी कॉस थीटा। तो आपको ये कुछ ऐसे नजर नहीं आ रहा है, ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब क्या कि फ्लक्स क्या होता है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। फ्लक्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट एस बार, और ऐसे भी पता चलता है ये स्केलर मिल रहा है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर स्केलर मिले तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर स्केलर मिलता है तो डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वेक्टर मिले तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फ्लक्स मतलब लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर में ही लिखेंगे ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट। तो फाई इज इक्वल टू क्या है, ई बार डॉट एस बार। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। आगे जाके कोई भी पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दैट इज ई बार डॉट एस बार। एस बार क्या है, यहाँ पे एरिया वेक्टर है, बार लगाया है तो ये एरिया वेक्टर, तो यहाँ हम लोग एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेने वाले हैं।
और इसी को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई एस कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं। समझ में आया सबको, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बच्चों, इसकी कुछ केसेस हम लोग स्टडी करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि इसको अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर रख दूँ तो सारा फ्लक्स पास हो जाएगा, लेकिन इसको मैं ऐसे पैरेलल कर दूँ तो कुछ भी फ्लक्स पास नहीं होगा। लेकिन एरिया परपेंडिकुलर मतलब वेक्टर जो है उसका वो पैरेलल। ओके, देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ अगर E एंड S के बीच में एंगल 0 है, इफ एंगल बिटवीन E बार एंड S बार इज 0, मतलब थीटा क्या होगा, 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। अगर ये 0 है तो cos 0 यहाँ पे 1 रहेगा। इसका मतलब याद रखो क्या, कि जब हम इसका एंगल 0 का मतलब क्या, ये जो एरिया है, ये एरिया का वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन एरिया देखो कैसे है, एरिया ऐसे है, उसका वेक्टर ऐसे है। मतलब ये जो डंडी है इनके बीच में, ये भी S बार भी इधर ही है बच्चों, इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए। S बार भी इधर ही है एंड E बार भी इधर ही है, ये वेक्टर ऐसे आ गए, मतलब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। समझ में आ रहा है, इस एरिया को मैंने ऐसे घुमा दिया, मतलब ये S बार यहाँ पे आ गया, ऐसे उसका मीनिंग है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। अब पूरा एरिया मैंने अगर ऐसे घुमाया तो अभी ये ऐसा है, इसका मतलब पूरा के पूरा फ्लक्स उसके अंदर से पास हो रहा है, और ये भी हमारा इक्वेशन बता रहा है। देखो cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 0, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो मुझे मिलता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। दैट मीन्स फ्लक्स इज मैक्सिमम हियर, फ्लक्स इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा लाइन्स इस केस में पास होगी, मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं केस 2। एक मिनट है बच्चों, एक मिनट, कैमरा चेक कर लेती हूँ एक बार, नहीं तो एक्सप्लेनेशन में कैमरा भूल जाऊंगी। ओके, ठीक से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखते हैं केस 2। ओके, फोर्थ पॉइंट, इफ, इसको केस 1 लिखो, केस 1 एंड केस 2। इफ angle between E bar and S bar is 90 डिग्री। मतलब देखो, इसको S को मैंने अभी ऐसे घुमा दिया, ये S अभी ऐसा हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। E bar and S bar is 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 एंड cos 90 की वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, तो उस केस में एरिया पूरा ऐसा हो गया, एरिया अभी ऐसा हो गया, इसका मतलब कुछ भी फ्लक्स पास नहीं होगा। देन ई बार डॉट एस बार क्या मिलेगा हमें, ई बार डॉट एस बार, फ्लक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स यहाँ पे मिलेगा 0। देयरफॉर फ्लक्स इज मिनिमम, फ्लक्स इज मिनिमम in this case, ओके बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बस याद रखना है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई बार डॉट एस बार, दैट इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अगर थीटा 0 तो फ्लक्स मैक्सिमम, अगर थीटा 90 तो फ्लक्स मिनिमम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है the number of lines passing normally through a particular area called as electric flux, जिसको हम phi से डिनोट करने वाले हैं, और आगे जाके बहुत जगह पे 12th में आपको इसको यूज़ करना ही करना है, ऐसे ही एज इट इज़ इसका डेरिवेशन आना चाहिए। बच्चों अभी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से वो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम।
क्वेश्चन दिया है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। ds यहाँ पे देके रखा है, एरिया देके रखा है, ये इसको मैं s कहती हूँ। s इज इक्वल टू कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना होगा s इज इक्वल टू 200 इंटू सेंटी की वैल्यू होती है बच्चों -2 का स्क्वायर, मतलब s इज इक्वल टू मिलेगा 200 इंटू 10⁻², 2 × 4 -4 मीटर स्क्वायर। ओके, इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई कितना दिया है 20 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द एंगल, बच्चों यहाँ एंगल फाइंड करना है थीटा, तो फॉर्मूला हमें वही यूज करना है। फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स दिया है क्या, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम, और फ्लक्स दिया है, फ्लक्स रह गया है बच्चों 0.2 दिया है, यहाँ पे रह गया है, वो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वही मैं सोच रही। फाई कितना दिया है 0.2, फाई देख के रखा है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो 0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ, इसका ऐसा यूनिट रह गया ना बच्चों, यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट भी लिख लो, क्या आएगा ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, चाहे तो नेक्स्ट पॉइंट 5th पॉइंट, ई मतलब न्यूटन पर कूलम, एस मतलब मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, याद रखो। सिंपल है, इसका न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बनेगा ये। हाँ, तो चलो सॉल्व करते हैं। फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ई एस कॉस थीटा, मुझे थीटा चाहिए तो मैं कॉस थीटा एज इट इज रखती हूँ और ई एस को इधर शिफ्ट करती हूँ, तो फाई डिवाइड बाय क्या बनेगा, ई एस बनेगा, है ना। चलो सॉल्व करो इसको, कॉस थीटा फाई डिवाइड बाय ई एस, तो कितना होगा देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू फाई कितना है, फाई है 0.2 डिवाइड बाय ई एस, ई कितना है 20 इंटू एस कितना है 200 इंटू 10⁻², तो इसको हम लोग -4, इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिखती हूँ 2 इंटू 10⁻⁻1, ये +4 ऊपर जाके +4 बनेगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 × 2 = 4 इंटू 1 2 3, तो 10⁻³ लिखो, है ना। तो ये देखो कितना बन गया, कॉस थीटा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2, एंड ये 10⁻³ है ना, ये कितना है, इट इज इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ 3 कैंसल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बनता है 1/2, तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ थीटा कितना आएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस कौन से एंगल के लिए 1/2 होता है स्टूडेंट्स, 60 के लिए, तो यहाँ एंगल कितना आएगा 60 आएगा। समझ में आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग और एक एक्सरसाइज का सवाल है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो। बच्चों इसी के जैसा और एक सवाल है, वो भी हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, देखो ठीक से देखना है, ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है जो अभी आगे मैं बताने वाली हूँ, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय ई बार, देखो ई बार इज इक्वल टू क्या दिया है 5.0 के कैप न्यूटन पर कूलम। बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़ाया था, हर एक चैप्टर सीक्वेंस से पढ़ो आप लोग। हाँ, मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़ाया था, आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इसका मतलब आपका जो ई बार है वो कहाँ है, मान लो ये यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपका ये ई बार कहाँ है, अलोंग जेड एक्सिस, मतलब ऐसे जा रही है, लाइंस ऐसे जा रही है ऊपर, ठीक है, याद रखो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन द फॉलोइंग केसेस। एल कितना दिया है, स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर है और उसकी एक साइड कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 10 स्क्वायर है, मतलब 10 ही रहेंगी, तो लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, हमें लेंथ नहीं हमें एरिया चाहिए, तो एरिया कितना आएगा देखो कैलकुलेट करो,
एरिया इज इक्वल टू मुझे मिलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 10 इंटू 10 कितना होगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब बच्चों 100 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर बनेगा। ये सेंटी की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4, तो ये मुझे मिलता है 100 को मैं लिखूंगी 10⁻2 एंड -4 को लिखना है 10⁻⁻4 एज इट इज। 2 - 4 बनेगा 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमें फॉलोइंग केसेस में अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहला केस देखो क्या है, द स्क्वायर इज अलोंग द XY प्लेन। अलोंग XY प्लेन है बच्चों, सोचो जरा, स्क्वायर को हमने XY प्लेन के अलोंग रखा, अलोंग XY प्लेन मतलब प्लेन को हमने यहाँ पे रखा, ऐसे रखा है। तो बच्चों अगर प्लेन को ऐसे रखा तो सभी लाइंस इसके अंदर से पास होगी ना। इसका मतलब इसका वेक्टर कहाँ आएगा, देखो ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक मिनट इसको ऐसे रखते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है। स्क्वायर को हमने ऐसे रखा, ऐसे, तो इसका वेक्टर कहाँ आएगा, अलोंग जेड एक्सिस की तरफ। वेक्टर अगर अलोंग जेड एक्सिस मतलब एंगल कितना बनेगा 0। देखो इसको मैंने ऐसे रखा, ये छाता है, छाते की डंडी कहाँ आएगी, ऊपर की डायरेक्शन में, ये छाता है, इसकी डंडी कहाँ आएगी, ऊपर की डायरेक्शन में। तो इसको मैंने ऐसे रखा, ऐसे रखने के बाद इसका वेक्टर आएगा ऊपर की डायरेक्शन में। इसका मतलब इसके बीच में एंगल कितना होगा 0। क्यों, ये देखो ये स्क्वायर और ये उसका वेक्टर, तो ये ऊपर आएगा, तो दोनों के बीच में एंगल 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू होगी 1। तो मुझे फ्लक्स कितना मिलेगा ES cos 0। तो बच्चों E कितना दिया है 5 इंटू S कितना है, S मतलब एरिया, इसी को S कहा जाता है, 10⁻² एंड cos 0 की वैल्यू 1। तो फ्लक्स मिलता है 5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स इतना मिलेगा पहली केस में। सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में बोला है द स्क्वायर इज अलोंग XZ प्लेन, मतलब अभी स्क्वायर को आपने ऐसे रखा अलोंग XZ प्लेन, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। तो E बार इधर है, ये S बार इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, XZ प्लेन रखा ना, मतलब ऐसे। अभी समझ में आया कैसे रखा, देखो वापस लेते हैं, ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। अब हमने फ्लक्स को, फ्लक्स ऐसे ऊपर लाइन्स ऐसे ऊपर जा रही है, अब इसको हमने ऐसे रखा तो लाइन्स ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर की डायरेक्शन में। इसका वेक्टर एक तो इधर आएगा, नहीं तो इधर आएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो 90 की वैल्यू होती है 0। अलोंग XZ प्लेन, ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, तो अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपको सॉल्व करते नहीं आएगा, और फिर आपको करना पड़ेगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय कौन से ऑप्शन पे आ रहा है, यह वहाँ पे टिक कर दो। बहुत सारे बच्चे MCQs ऐसे ही सॉल्व करते हैं ओम नमः शिवाय करके। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 0, और फ्लक्स हमें मिलेगा ES cos 90। तो ये तो पूरा 0 ही बनेगा, फ्लक्स अंदर से पास ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 है। नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द जेड एक्सिस। अब हमने थीटा ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा है, कितना 45 डिग्री विद द जेड एक्सिस। तो ये भी चेक कर लो, जेड एक्सिस से 45 डिग्री है, मतलब ऑब्वियसली ई बार से 45 डिग्री है। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, है ना। इसका मतलब फ्लक्स कितना होगा ES cos 45। इसका मतलब E कितना है 5, S कितना है, एरिया 10⁻² एंड cos 45 की वैल्यू है 1/√2, मतलब 1.414, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.414, लॉग टेबल लगेगा, है ना। इसको 2 नियरली इक्वल टू 2 मान लो, 2 मतलब ये 2.5, इसको अगर मैंने नियरली 2 मान लिया तो इंटू 10⁻², तो नियरली इक्वल टू 2.5 आंसर हमें मिलना चाहिए। कितना आ रहा है, हाँ 0.35, मतलब ये नियरली 0.35। एक मिनट इसको ना, मतलब पावर अलग है उसकी, 0.35
लेकिन इसकी पावर कितनी दी है उन्होंने, 10⁻⁴ कुछ भी नहीं है पावर, 0.355 है आंसर, वोल्ट पर मीटर। बच्चों अगर नहीं आ रहा है ऐसा, बहुत सारे बच्चों को लॉग टेबल नहीं आता है ना, लॉग टेबल अगर आपको नहीं आ रहा है तो राउंड ऑफ कर लो इसको, लॉग टेबल सीख लो। पहली बात तो लॉग टेबल के वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके लॉग टेबल सीख लो। तो 1.41 का लॉग देखो, ये नहीं आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ करके 2 लिया ना आपने, तो इसको 2.5 इंटू 10⁻² भी रखा ना आपने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा कोई बात नहीं। 2.5 इंटू 10⁻² रखो और इंटू कुछ नहीं है वोल्ट पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्या मिला मुझे, फ्लक्स। तो बच्चों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ये स्टार करना है, आपके एक्सरसाइज का सवाल था बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आज के लेक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका यूज, जिसका 12th है, 12th का जो स्टार्ट है इस टॉपिक से होता है। ये हमें 12th के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। गॉस लॉ, गॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे बच्चों, उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला दिया था जिसका यूज़ करके आप लोग आसानी से किसी भी बॉडी के ऊपर कितना फ्लक्स है, किसी भी बॉडी के अंदर कितना फ्लक्स है, ये हम लोग निकाल सकते थे। ऐसा फार्मूला गॉस नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था और बहुत ही सिंपल फार्मूला था। मतलब एक ऐसा मेथड उन्होंने इन्वेंट किया, इतना बड़ा इन्वेंशन उनका था कि आसानी से आप किसी क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज रखने के बाद उसके अंदर से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ये हम लोग निकाल सकते थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करें, हमारा फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, ईडीएस या फिर ईएस। इसका मतलब क्या, हर एक बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालते बैठे, हर एक बॉडी का एरिया निकालते बैठे, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, ये तो बहुत टफ मैथमेटिक्स हो जाएगा और इतना कैलकुलेशन करना आसान नहीं है। मान लो आपको किसी ऐसी शेप की बॉडी दे दी, ऐसी शेप की बॉडी दे दी और बोला इसके अंदर मैंने +Q चार्ज रखा है, चलो फ्लक्स निकालो, इज दैट पॉसिबल? तो हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का, हर एक एरिया का क्रॉस सेक्शन निकाल के, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको इंटीग्रेट करते बैठेंगे, वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए गॉस नाम के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही आसान फार्मूला दिया था। वो फार्मूला आज अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो फार्मूला देखो क्या था बच्चों, फार्मूला ये था, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज enclosed by the surface divided by एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, यही क्या है हमारा फ्लक्स। ये फ्लक्स जो है वो किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या, देखो बच्चों, मान लो एक बॉडी मैंने ली, इसके अंदर मैंने एक +Q चार्ज रखा, ये यहाँ पे एनक्लोज है, क्लोज है, इसको हमने ओपनिंग नहीं रखा, इसको क्लोज रखा है। तो इसके अंदर जो मुझे चार्ज रखना है वो चार्ज से लाइंस ऐसे पास होगी, सभी डायरेक्शन से लाइंस ऐसे पास होगी। तो ये लाइंस जब यहाँ से पास कर रही है बच्चों, तो ये लाइंस पास कर रही है, इसका मतलब क्या कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस की परमिशन लेके इनको बाहर निकलना है, इस सरफेस को पेनिट्रेट करके उसको बाहर निकलना है। इसका मतलब इसकी परमिटिविटी हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, ये और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर। जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा फ्लक्स इसमें से बाहर निकलेगा, जितना कम चार्ज उतना कम फ्लक्स इसमें से बाहर निकलेगा। और जितना स्ट्रॉन्ग एप्सिलॉन नॉट मतलब ज्यादा, उतना फ्लक्स कम होगा, क्योंकि इसमें लाइंस बाहर निकलने में तकलीफ होगी, उतनी लाइंस इसमें से बाहर नहीं निकल सकती। तो अगर Q ज्यादा तो फाई ज्यादा, Q कम तो फाई कम, Q कम तो फाई कम। लेकिन एप्सिलॉन नॉट मतलब इसमें से बाहर निकलने वाली परमिशन ज्यादा तो फ्लक्स कम, और एप्सिलॉन नॉट कम तो फ्लक्स ज्यादा। दोनों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स को, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट। बस
आपको बस Q लेना है, एप्सिलॉन नॉट लेना है, आप वैल्यूज पुट करो, आपको फ्लक्स आसानी से मिल जाएगा। समझ आया बच्चों? तो गॉस ने कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया था जिसका यूज करके आप आसानी से फ्लक्स निकालते थे। द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसी को कहा जाता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू इज द टोटल चार्ज विद इन द सरफेस। वो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है विद इन दैट सरफेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। आया समझ में बच्चों? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, उसके बाद मैं आपको इसका प्रूफ भी आज बताने वाली हूँ। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके तो बच्चों चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ के लिए हमने क्या किया, देखो प्रूफ के लिए हमने यहाँ पे एक एरिया कंसिडर किया है आर्बिटरी शेप का। इस एरिया के अंदर मैंने छोटा सा एरिया लिया, कौन सा, ds बार। इस ds बार का जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, जो कि कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा जितना एंगल बना रहा है ई बार के साथ। ठीक से याद रखो, ये क्या है हमारा ई बार, ये है हमारा ds बार, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, डी थीटा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, जो हम लोग स्टडी करते आ रहे प्रीवियस 2-3 लेक्चर से। और ये दोनों OP कितने डिस्टेंस पे रखा है, इसको हमने r जितने डिस्टेंस पे रखा है, r जितने डिस्टेंस पे, Q4 से r जितने डिस्टेंस पे हमने वो एरिया लिया है। ठीक है, अब इसी को स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पे लिखना है। चलो मैं आपको लिख के देती हूँ, ऐसे ही प्रूफ आप लोग लिखोगे। कंसिडर any shape of object as shown in figure, let plus q charge placed at a point O and उसके यहाँ से ds बार क्या है, it is the area at a distance r from the charge plus q. Okay, now suppose d theta is the angle between ds bar and e bar, okay, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, therefore इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is E is equal to 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें मैंने डिराइव करके दिया है। ओके, Q अपॉन r स्क्वायर, इसको नाम देके रखते हैं कुछ तो भी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये गॉस लॉ ही प्रूफ करना है ना, ऐसा मत लिखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई डी एस कॉस थीटा, है ना। अब क्या करो बच्चों, ई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई कितना है 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू डी एस एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ। फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू डी एस कॉस थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है आपको पता है, ये फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का। कैसे देखो, आपको याद होगा सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है, एक बार मैं वो बता दूं। 11 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का
टू सप्लीमेंट्री एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये मैंने बताया है। अगर आपको याद नहीं तो प्लीज़ आप लोग चैप्टर 1 देखो। सॉलिड एंगल हम लोग डी ओमेगा से या डी ओमेगा, ऐसा ओमेगा भी चलता है, ऐसे हमने डिनोट किया था, ऐसा ओमेगा भी चलता है, ऐसा ओमेगा भी चलता है, इसको ओमेगा कहते हैं। डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू होता है एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ एरिया देखो क्या बनेगा, यहाँ पे एरिया अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कलर थोड़ा चेंज करती हूँ, एरिया अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये है ds, इसका ये वाला क्या बनेगा ds cos थीटा, एंड ये वाला क्या बनेगा ds sin थीटा। दो कंपोनेंट्स, थीटा की साइड में बनेगा cos थीटा, परपेंडिकुलर साइड में बनेगा sin थीटा। तो ई बार की साइड में कौन सा है बच्चों, cos थीटा, तो मैं ds नहीं ले सकती, sin थीटा भी नहीं ले सकती, मुझे यही कंपोनेंट चाहिए क्योंकि यही इसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है, ds sin थीटा। तो इसकी जगह पे देखो, यहाँ पे एरिया की जगह पे मैं लिखूंगी ds cos थीटा और आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये मुझे क्या मिलता है बच्चों, डी ओमेगा। चाहे तो एक मार्जिन में इसको लिख लो, ये कैसे आया है डी ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखूंगी, इसको मैं रफ करती हूँ बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, इसको मैं रफ कर देती हूँ। मतलब ये ds यहाँ पे लिखो, देयरफॉर ds cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, डी ओमेगा है। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। बच्चों ये डी फाई लो, छोटा सा एरिया, छोटे से एरिया के लिए हम लोग छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे एंड देन हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये मैंने छोटे से एरिया, ये छोटा सा एरिया हमने लिया है ds, अब मुझे पूरा एरिया लेना है। तो पूरे एरिया के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, टोटल फ्लक्स फाई इज क्या बनेगा, देखो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन मैंने मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़ा है, टॉपिक सीक्वेंस से पढ़ो बच्चों, जितना सीक्वेंस से पढ़ोगे उतना अच्छे से आपको याद। एक मिनट, लेट मी चेक द कैमरा आइदर इट इज़ प्रॉपरली वर्किंग, क्योंकि डर लगता है, वहाँ पे पढ़ाती रहूँगी और ये ख़त्म हो जाएगा इधर। ओके बच्चों, तो देखो ये कितना होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और यहाँ वैल्यू पुट कर दो डी फाई की, कितनी है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये बनेगा अभी डी ओमेगा, इसको पुट करो, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स को बाहर निकालो, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाहर ये कांस्टेंट टर्म से उनको बाहर निकालो, यहाँ पे बस डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। बच्चों आपको याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा टोटल स्फीयर का इंटीग्रेशन, टोटल स्फीयर का कितना होता है 4 पाई स्टे रेडियन, ये मैंने बताया भी है। जैसे कि प्लेन एंगल थ्रू आउट द सर्कल का होता है 2 पाई, वैसे टोटल स्फीयर का होता है 4 पाई, तो इसका भी ये क्या आएगा 4 पाई आएगा। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू कितना होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बनेगा 4 पाई एंड 4 पाई गेट कैंसल, और यहाँ पे मुझे मिलता है फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यही तो हमें प्रूव करना था, है ना, फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं, वेरी सिंपल। क्या किया, सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख ली, डी फाई छोटा सा फ्लक्स लिया, डी फाई लिया तो यहाँ ds लिया, छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स, डी फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू पुट कर दी, ds cos थीटा आर स्क्वायर को एक जगह ले लिया, वो हमारा सॉलिड एंगल है, ये क्या है हमारा सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल की जगह पे डी ओमेगा पुट किया एंड देन टोटल फ्लक्स के लिए उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन डी ओमेगा 4 पाई पुट किया, 4 पाई कैंसिल हो गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वही हमें चाहिए था। अब मान लो यहाँ पे मैंने q1 के लिए वहाँ बहुत सारे चार्जेस रखे, प्लस q1 प्लस q2 प्लस q3 ऐसे बहुत सारे चार्जेस रखे, प्लस q1 के लिए फ्लक्स क्या मिलेगा q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्लस q2 के लिए फ्लक्स क्या मिलेगा q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ऐसे Qn के लिए फ्लक्स क्या मिलेगा, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इन सबको ऐड करने के बाद फाई मिलेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn डिवाइड बाय क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट, सबको ऐड किया तो ऐसे मुझे मिलता है टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना होगा, इन सब की जगह पे मैं कैपिटल Q लिखती हूँ, तो फाई इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये हमें प्रूफ चाहिए था, समझ में आया। देखो तो ये लिखने के बाद आप क्या करो, फॉर चार्ज Q1 द फ्लक्स इज Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फॉर चार्ज Q2 द फ्लक्स इज Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फॉर चार्ज लिखते जाओ, फॉर चार्ज Qn द फ्लक्स इज Qn अपॉन एप्सिलॉन, देयरफॉर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू दिस, और ऐसे लिखना है प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। ऐसे इसका प्रूफ लिखेंगे बच्चों, इसका डायग्राम निकालोगे और स्टेप बाय स्टेप एज इट इज इसको नोट डाउन करना है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारे 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं बच्चों। तो देखो अब देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स मैंने दिखाई है, सिंपल है, इतना कुछ नहीं है। अगर मैंने किसी बॉडी के अंदर प्लस Q चार्ज रखा है तो फ्लक्स कहाँ रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, है ना। फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड, यहाँ पे चाहे तो आप लिख लो, फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड, फाई इज आउटवर्ड, है ना। यहाँ निगेटिव चार्ज रखा मान लो तो फ्लक्स इनवर्ड रहेगा, फ्लक्स ड्यू टू निगेटिव चार्ज इज इनवर्ड। एंड बच्चों एक बात बोलो, अगर हमने किसी बॉडी के बाहर कोई चार्ज रखा है तो उसकी वजह से फ्लक्स जीरो होता है, क्यों, देखो फ्लक्स कितना रहेगा, जीरो। अगर मैं यहाँ पे चार्ज लूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, एरिया भी इसी डायरेक्शन में है। मान लो यहाँ पे मैंने लिया, देखो ठीक से, यहाँ ऐसी बॉडी है, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है और एक लाइन हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं सोचूं इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, एरिया भी इसी डायरेक्शन में, मतलब एरिया वेक्टर चाहे इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा, तो इसकी वजह से दोनों के बीच में ई बार एंड एस बार, दोनों के बीच में एंगल कितना है, ई बार एंड एस बार। देखो यहाँ पे फ्लक्स मिलेगा बच्चों, मान लो कोई तो भी फ्लक्स φ1 आपको मिला और उसकी डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स, दोनों का फ्लक्स तो सेम रहेगा ना। दोनों का फ्लक्स अगर सेम है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ का फ्लक्स है ना, यहाँ का फ्लक्स सेम, ये लाइन का यहाँ का फ्लक्स एंड यहाँ का फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये लाइन का यहाँ का फ्लक्स एंड यहाँ का फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बाहर की डायरेक्शन में, ये इनवर्ड है। और एक बात, ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, सेम दूसरी लाइन ली, ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये जाने वाला और ये बाहर निकलने वाला, तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना बाहर भी निकल रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, फ्लक्स यहाँ पे क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है। तो जो बाहर का चार्ज होता है उसकी वजह से यहाँ कोई भी फ्लक्स नहीं होता। बॉडी के इनसाइड एनक्लोज्ड, बॉडी के अंदर जो चार्ज रहेगा उसी की वजह से फ्लक्स रहेगा, याद रखो, ठीक है। तो आउटसाइड का कोई फ्लक्स नहीं होता, बस इनसाइड का फ्लक्स होता है, उतना याद रखना है। यहाँ पे हाँ एंगल बता रही थी ना मैं आपको, ये भी समझ लो। देखो ये फ्लक्स है, यहाँ मान लो इस डायरेक्शन में है, एंगल इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल है 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो फ्लक्स मुझे मिलेगा माइनस ई बार डॉट डी एस बार, ई बार ई एस माइनस ई एस मिलेगा फ्लक्स, है ना। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में ई बार है, उसी डायरेक्शन में एस बार भी है, तो दोनों के बीच में एंगल है 0, तो cos 0 मिलेगा 1, तो यहाँ फ्लक्स कितना मिलेगा, प्लस ई एस, तो ये माइनस टोटल फ्लक्स, देखो टोटल फ्लक्स, इसको φ1 इसको φ2, φ1 प्लस φ2, तो कितना होगा माइनस ई एस प्लस ई एस, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ फ्लक्स मिलेगा 0। तो बच्चों जो बाहर का चार्ज होता है उसकी वजह से फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आया।
तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्स्ट्रा की बातें हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है, मे बी याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। देखो शेप के ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता बच्चों। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, देखो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, या फिर ई एस कॉस थीटा, डी एस मत लिखो, ई एस कॉस थीटा लिखो, ई एस कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ये स्पीयर देखोगे, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मान लो ये चार्ज हमने यहाँ पे रखा है, पहला स्पीयर देखो, पहला स्पीयर कितने डिस्टेंस पे रहे, r1 जितने डिस्टेंस पे है, इसमें से कितनी लाइंस पास हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो एक में से कितनी लाइंस पास हो रही है, पहले स्पीयर में से 7 लाइंस, तो फ्लक्स कितना है 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। आगे देखो, आगे जाने के बाद ये लाइन यहां से भी पास करी है। अब मैं ये स्पीयर लेती हूँ, इस स्पीयर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चों मैंने गलती कर दी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे भी 80 होना चाहिए, ये भी 80 है ना, ये भी 80 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है, मतलब सेकंड के लिए भी, सेकंड स्पीयर के लिए भी कितनी लाइंस पास हो रही है, 8। दोनों स्पीयर के लिए चाहे रेडियस कुछ भी हो, लेकिन फ्लक्स तो सेम पास हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ सेम पास हो रही है। इसका मतलब फ्लक्स जो है वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यही हमें बताना। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, नोट एज अ नोट आप लोग इसको लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप, ओके। तो बच्चों ये है हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ई एस कॉस थीटा, तो है एरिया के लिए लिया था, लेकिन ये फॉर्मूला मत यहाँ अप्लाई करो, यहाँ पे हमारा गॉस लॉ अप्लाई करो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज डिपेंड्स ऑन क्यू एंड एप्सिलॉन नॉट ओनली, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन R1 R2 R3 एटसेट्रा, इट डिपेंड्स ऑन द क्यू एंड एप्सिलॉन नॉट ओनली, शेप के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। होप सो आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है बच्चों फिजिक्स, आपको बहुत कंसंट्रेट करना होगा, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बात बता दूँ, आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा। फिजिक्स अगर पढ़ोगे ना, रटो मत, टफ मत करो, इजी है करो, इजी बोलोगे तो इजी लगने लगेगा, लेकिन रटोगे तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट जा सकता है। तो बेटर रहेगा इसको अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करके सॉल्व करने की कोशिश करो। तो बच्चों बहुत सारा टॉपिक मैंने कवर किया है, अभी इसका एक लास्ट लेक्चर बचा है, उसमें भी 2 डेरिवेशंस हमें पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं अलविदा बोलती हूँ आपको सबको, बाय बाय। सब लोग पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और बहुत अच्छे सक्सेसफुल होके मुझे याद करो। तो बच्चों थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।